हेलो एवरीवन। हम एनीमिया की वही क्लास फिर से स्टार्ट करेंगे जिसमें से आपको बताया गया था कि एनीमिया के क्या टाइप होते हैं, किस तरीके से इसको क्लासिफाई कर किया जाता है और कौन कौन से टर्म्स होते हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि एनीमिया कौन से टाइप्स की हो रखी है। आज फिर उसी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। एनीमिया, their classification, the disorders and types of anemia। यस, एनीमिया की एक सिंपल सी डिफिनीशन है। डिफाइन एज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन ब्लड बिलो द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल रेंज। जब आपके हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन आपके ब्लड में लोअर उसके नॉर्मल रेंज से भी लोअर लिमिट में चली जाती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया के फीचर्स देखे जाएं तो उसके फीचर्स इन 4 बातों पर डिपेंड करते हैं कि पेशेंट की एज क्या है, एनीमिया की सीवियरिटी क्या है और उसके शुरुआती लक्षण किस स्पीड से बढ़ रहे हैं और हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा है। तो पेशेंट की एज से मतलब है अगर पेशेंट बच्चा है अथवा बूढ़ा है अथवा मिडिल एज का है तो उसमें एनीमिया के जो लक्षण हैं वो अलग तरीके के दिखाई देंगे। इसी तरीके से सीवियरिटी ऑफ एनीमिया है, कभी एनीमिया की सीवियरिटी कुछ ज़्यादा होगी और किसी केस में एनीमिया की सीवियरिटी कुछ कम होगी। इसी तरीके से स्पीड ऑफ ऑनसेट ऑफ एनीमिया, तो एनीमिया के शुरुआती लक्षण कैसे होंगे वो भी एनीमिया के टाइप्स पे डिपेंड करता है। हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होगा ये O2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अब आएंगे एक स्लाइड में, तो आपको एनीमिया की क्लासिफिकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो वो तो बताया गया था कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 तरीके की एनीमिया होती है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होती है इस पे आपकी जो आरबीसी है वो अपने नॉर्मल साइज से कुछ स्मॉल हो जाती है। हाइपोक्रोमिक उसका कलर कुछ फेड हो जाता है और एमसीवी की वैल्यू जो है लेस देन 80 फेमटोलीटर आती है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में एचबी का कंसंट्रेशन उसमें घट जाता है और एमसीवी की वैल्यू 81 to 99 फेमटोलीटर के बीचों बीच आती है। मैक्रोसाइटिक में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, नॉर्मोक्रोमिक वैसे ही रहता है कलर, पर एमसीवी की वैल्यू 100 फेमटोलीटर से ज़्यादा आती है। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखेंगे महामारी के अध्ययन पे, तो एनीमिया इंक्रीज ब्लड लॉस की वजह से होती है। एनीमिया इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, सेल्स के सही से वर्क न करने की वजह से भी होती है। उसका प्रोडक्शन रुक जाता है, इस वजह से भी होती है। और डिफेक्ट्स इन स्टेम सेल प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन, मतलब बोन मैरो के सही से काम न करने की वजह से स्टेम सेल्स का प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन रुक जाता है या कम हो जाता है, उस वजह से भी कई तरीके की एनीमिया काज होती है। तो अगर हम इटियोलॉजिकल में इंक्रीज ब्लड लॉस के टाइप्स देखें तो इसमें एक्यूट पोस्ट हीमोरेजिक एनीमिया होती है जो कि किसी सीवियर ट्रॉमा या किसी सर्जरी के बाद होने वाले एनीमिया से होती है, जिसमें कि आपका जो ब्लड लॉस है वो बहुत एक्यूट वे में जल्दी हो गया है और तो उस पूरे टर्म को एक्यूट पोस्ट हेमोरेजिक एनीमिया कहते हैं। क्रॉनिक ब्लड लॉस, किसी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रखा है, आपका इंटेस्टाइन परफोरेशन है, लिवर फ्लू का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से फाइल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका लगातार ब्लड लॉस हो रहा है धीरे धीरे करके, उस फॉर्म को क्रॉनिक ब्लड लॉस एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया ड्यू टू इम्पेयर्ड रेड सेल प्रोडक्शन, साइटोप्लाज्मिक मैचुरेशन डिफेक्ट्स में अगर देखें तो आप
का जो सेल्स हैं वो सही से मैच्योर नहीं हो रही हैं और इसमें डिफेक्ट्स हो जाने की वजह से एक टर्म आता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें कि एक प्रोटीन होती है हीम प्रोटीन, जिसमें उसके सिंथेसिस में अगर कोई रुकावट आती है या कमी होती है तो इस तरीके से एनीमिया को आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। दूसरा टर्म थैलेसीमिक सिंड्रोम है, डिफिशिएंट ग्लोबिन सिंथेसिस अगर होता है, एक ग्लोबिन प्रोटीन होती है, अगर उसमें उसके सिंथेसिस में कोई डिफेक्ट आता है या कोई कमी आती है तो इस टर्म को थैलेसीमिक सिंड्रोम बोलते हैं। एक थैलेसीमिया सिंड्रोम एक जेनेटिक वे में होने वाला भी एक एनीमिया का फॉर्म है, इसमें डीएनए की सिंथेसिस सही से ना होने की वजह से या डिफेक्ट हो जाने की वजह से भी ये एनीमिया कॉज होती है। और विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से होने वाली एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो रखी है तो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होने के चांसेस अधिक होते हैं। अगर बोन मैरो में स्टेम सेल प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन सही नहीं हो रहा है तो आपको जो एनीमिया हो सकती है वो एप्लास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल एप्लेशिया या सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होती है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसऑर्डर, अगर एनीमिया की वजह से आपको कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाले डिसऑर्डर या डिजीज़ हो जाती है तो उसके कारण होते हैं बोन मैरो का इन्फिल्ट्रेशन सही से ना होने की वजह से। वही बात कि आपका स्टेम सेल प्रोलिफरेशन डिफरेंशिएशन सही से नहीं होगा तो आपको ल्यूकीमिया, मेटास्टेसिस और माइलोफाइब्रोसिस जैसे केस देखने को मिलेंगे। ये एक अनकॉमन टाइप का बोन मैरो कैंसर होता है जिसमें कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन सही से नहीं होता। मेटास्टेसिस में अनकंट्रोल्ड सेल्स ग्रोथ होती है और ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है। कॉन्जेनाइटल एनीमिया जो जन्मजात एनीमिया होते हैं, मतलब जन्म से ही किसी बच्चे को अगर एनीमिया हो गया है तो उसको कॉन्जेनाइटल एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो बस इतना ही इस लेक्चर में, बाकी का